चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट? तो हम फेयोल्स के 14 प्रिंसिपल को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम 4 प्रिंसिपल्स ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बेटा, राइट? डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन एंड यूनिटी ऑफ कमांड, राइट? ये 4 पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में काफी डिटेल में समझा चुका हूँ। इनके पॉजिटिव एज वेल एज इनके वायलेटिंग इफेक्ट्स को भी मैंने आपको समझा दिया था। एंड आई होप सो आपने प्रॉपर तरीके से बेटा उसका रिवीजन कर रखा हो। अगेन वो वीडियो अवेलेबल है बेटा यूट्यूब पे, वहां पर भी अच्छे तरीके से उसको देख कर प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं बेटा, उसका रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एग्जाम में आएगा इसमें से क्वेश्चन पक्का। ठीक है, वैसे ही बेटा आज भी हम कुछ प्रिंसिपल से डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमारा है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, जो आज के टॉपिक का जो हमारा कॉन्सेप्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि 5th पॉइंट है बेटा हमारे पास ये। तो इसके बारे में देखते हैं बेटा क्या सिचुएशन है। तो चलिए आप मेरे साथ के साथ इसको नोट कीजिएगा, नोट इट डाउन। ठीक है, इसकी थ्योरी जैसे कि बेटा हमारा पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट था, पहले हम इसकी थ्योरी फिर उसके इफेक्ट्स पढ़ रहे थे, राइट? वैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे बेटा। तो चलिए फटाफट से लिखिए। मीन्स दैट देयर शुड बी, फेयल कहते हैं देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। देखो बेटा, हालांकि ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिचुएशन क्या है सुनिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए बेटा दिस इज द ग्रुप, ये एक ग्रुप है। ठीक है, देयर इज मैनी पीपल्स आर देयर। ठीक है, अब इस ग्रुप को बेसिकली कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, और ये ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट बेटा सेम ही होगा, राइट? तो सुनना ध्यान से, कहते हैं सर इस ग्रुप का, हेनरी फेल कहते हैं इस ग्रुप को जो नेतृत्व करेगा, लीडरशिप करेगा, वो सिर्फ वन हेड होना चाहिए, और इनकी जो डायरेक्शन है, इनका जो प्लान है, वो भी एक ही होना चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये क्या सिचुएशन कह रहा है। कह रहा है भाई साहब, अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव को फॉलो करना चाहते हैं तो आपकी डायरेक्शन और आपकी लीडरशिप बिल्कुल एक होनी चाहिए, सिंगल पर्सन। क्योंकि होता क्या है, जैसा मान लीजिए अगर यहाँ पर दो टीम टीम लीडर होते, ये टीम को बेटा कनेक्ट कर रहे होते दो पर्सन, तो वहां पर सबसे बड़ा कंसर्न ये होता बेटा, टीम लीडर में ही आपस में कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाता। और यहाँ पर ग्रुप मेंबर बेसिकली सोचता है यार किसको फॉलो करूं, तो फिर वहां पर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती, राइट? तो कहीं ना कहीं बेटा फिर ऑब्जेक्टिव हमारा प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं हो पाएगा। और सर अगर एक से ज्यादा डायरेक्शन है तो हम कंफ्यूज रहते हैं भैया कौन सी डायरेक्शन को फॉलो करके हमारा ऑब्जेक्टिव बेटर तरीके से अचीव हो सकता है। तो इसलिए हेनरी फेल कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए, यानी कि इनको जो बेसिकली डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा वो एक ही पर्सन होना चाहिए, राइट? और वो जो डायरेक्शन जिस बेसिस पे दे रहा है, वो डायरेक्शन बेटा यानी कि प्लान, वो भी एक ही होना चाहिए। दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो जो हमारा 5th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है बेटा, वो बेसिकली ये कह रहा है कि किसी भी ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जिसका ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट सेम है बेटा, तो वहां पर बेटा उस ग्रुप को लीड करने वाला सिर्फ एक हेड होना चाहिए, और वहां पर एक ही प्लान होना चाहिए बेटा। एक से ज्यादा पर्सन या एक से ज्यादा प्लान नहीं होने चाहिए, ताकि कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड ऑफ टुडेज क्लास, यानी कि हमारा 5वां पॉइंट है बेटा। ठीक है, इसकी मीनिंग आई होप सो आपको समझ में आई हो। ठीक है, और जैसे कि बेटा हमने प्रीवियस क्लास में भी इफेक्ट्स पढ़े थे कि सर इन प्रिंसिपल्स के क्या इफेक्ट्स होंगे, पॉजिटिव इफेक्ट्स और वायलेटिंग इफेक्ट्स। यानी कि अगर आपने प्रिंसिपल फॉलो किया तो उसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स रहेगा, और अगर प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया तो उसका क्या आपका वायलेटिंग इफेक्ट्स रहेगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा बेटा। इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट इट डाउन फास्ट। चलिए इसके इफेक्ट्स पढ़ते हैं बेटा। तो हेडिंग डालो इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल्स, एक्चुअली दिस प्रिंसिपल। तो बेसिकली दो इफेक्ट्स थे। पहला, पॉइंट ए,
पॉजिटिव इफेक्ट, और दूसरी जो सिचुएशन थी बेटा हमारे पास वो क्या थी, वायलेटिंग इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो वी आर हैविंग बेसिकली टू कॉन्सेप्ट्स। पहला क्या है बेटा, पॉजिटिव इफेक्ट्स, और दूसरा हमारा वायलेटिंग इफेक्ट्स। ठीक है जी, चलिए तो पॉजिटिव इफेक्ट्स में देखते हैं सबसे पहले। कहते हैं सर पहला इफेक्ट्स है एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन इज ऑब्टेन्ड। लिखते रहिएगा बेटा मेरे साथ के साथ, ठीक है। ड्यू टू मैनेजर एसोसिएट सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी, पहला पॉइंट। दूसरा लिखिएगा बेटा, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा, इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज हो गए बेटा एक तरह से पॉजिटिव इफेक्ट्स। अब इसके वॉयलेटिंग इफेक्ट देख लेते हैं एक बार। तो इसमें आता है बेसिकली पहला पॉइंट, एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन इज नॉट ऑब्टेन्ड। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा था, यहाँ पे ऑब्टेन नहीं होगा क्योंकि आप फॉलो नहीं कर रहे हो। दूसरा, डिक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ, एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जी बिल्कुल, फॉलो कर रहे थे तो एफिशिएंसी बढ़ रही थी, आप फॉलो नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी। डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। देखो बेटा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ, सॉरी। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सिचुएशन बताता हूँ आपको। कहता है सर पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं बेटा, यहाँ पे ना एडवांटेज मिलता है किस चीज का, स्पेशलाइजेशन का। कैसे, क्योंकि बेटा जो हमारा मैनेजर है, जो लीडर है, वो भी सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज में इंडल्ज होता है जो ग्रुप परफॉर्म कर रहा होता है। तो अल्टीमेटली बेटा उस मैनेजर के स्पेशलाइजेशन का, उस एक्टिविटी में बेटा स्पेशलाइज होगा वन हेड। हम हेड तो उसी पर्सन को चुनेंगे ना जो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में स्पेशलाइज हो, राइट। और दो पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो डेफिनेटली उसके स्पेशलाइजेशन का बेटा बेनिफिट हमें मिलेगा। दूसरा, इससे क्या होगा बेटा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम करने की क्या होती है बेटा, एफिशिएंसी बढ़ती है, टाइम का वेस्टेज कम होगा। क्या होगा बेटा, यहाँ पर टाइम का वेस्टेज कम होगा, जिसकी वजह से बेटा एफिशिएंसी क्या होगी, हमारी बढ़ेगी। और आसानी से बेटा हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर है, एक पर्सन दे रहा है, प्लान क्लियर है, एक पर्सन, एक प्लान मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी एकदम से एफिशिएंसी बढ़ेगी और आसानी से हम क्या कर सकते हैं बेटा, गोल को अचीव कर सकते हैं विदाउट एनी हडल्स। ठीक है, वॉयलेटिंग इफेक्ट बिल्कुल इसका रिवर्सल है, इसका एडवांटेज नहीं मिलेगा स्पेशलाइजेशन का, एफिशिएंसी डिक्रीज होगी बेटा, और डिफिकल्टी होगी बेटा किस चीज में, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। इट जस्ट अ रिवर्सल पॉइंट ऑफ दिस थिंग्स, राइट। आई होप सो बेटा आपको समझ में आया हुई, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से, नोट इट डाउन फास्ट। अब आइए पॉइंट नंबर 6, यानी कि प्रिंसिपल नंबर 6, सबॉर्डिनेशन, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट।
ठीक है जी, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं बेटा। कहते हैं दिस प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन should be priority over the interest of an one individual employee। देखो जी, इसका ना एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करते हैं सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो, मान लीजिए देयर इज अ कंपनी एक्स लिमिटेड। एक कंपनी है बेटा हमारी एक्स लिमिटेड। सर इस कंपनी को लॉस हो रखे थे 1000 करोड़ का। कितने का लॉस हो रखा था बेटा? 1000 करोड़ का इसको लॉस था। और साइमल्टेनियसली इसके ऊपर ऑब्लिगेशन है बेटा, इसको 5 एम्प्लॉइज का 5 एम्प्लॉइज की सैलरी पे करनी है। एक्चुअली 5 नहीं, इसको ज्यादा कर लो, 50 एम्प्लॉइज की सैलरी पे करनी है बेटा पिछले 3 मंथ की। ठीक है, और टोटल सैलरी का जो अमाउंट बन के आ रहा है, लेट अस अज्यूम इसको मान लेते हैं बेटा 1 करोड़। जो सैलरी बन के आ रही है बेटा वो कितनी आ रही है? 1 करोड़। ठीक है, इसका ना लॉस थोड़ा कम कर दो, 10 करोड़ का लॉस कर देते हैं, ज्यादा हो जाएगा वो। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सडनली कंपनी अपना लॉस कितना कर रही है? 10 करोड़ का। और इसके ऊपर सैलरी पेंडिंग कितनी है? 1 करोड़ की। और अल्टीमेटली बेटा कंपनी के पास एट प्रेजेंट जो रिजर्व में फंड्स पड़ा है बेटा, वो रिजर्व फंड्स कितना पड़ा है? 5 करोड़ का। तो ध्यान से सुनिएगा, अब कंपनी के पास यहाँ पर ऑप्शन है, या तो भैया हम सैलरी दे देते हैं 1 करोड़ की। ठीक है, सैलरी भी बढ़ा दूं क्या? सैलरी की थोड़ा सा लिमिट बढ़ा देता हूँ, ठीक है। सैलरी कर देते हैं 3 करोड़। अब ध्यान से सुनना, कंपनी के पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो कंपनी खुद को बचा ले, या तो उन इंडिविजुअल को सैलरी दे दे। यानी कि अल्टीमेटली देखा जाए 50 एम्प्लॉय को सैलरी दे दे, या तो कंपनी खुद को बचा ले। अगर कंपनी सैलरी दे देती है, एम्प्लॉयज को सैलरी दे देती है बेटा, इनको तो सैलरी मिल जाएगी, बट कंपनी कहीं ना कहीं बेटा बंद होने के कगार पे आ जाएगी, वाइंड अप हो जाएगा। और कंपनी के बंद होने से बेटा क्या एम्प्लॉयमेंट पे, इकोनॉमी में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो सर इस फंड का कंपनी यूटिलाइजेशन कैसे करे, इनके बारे में सोचिए या कंपनी के बारे में सोचिए। क्योंकि कंपनी के बारे में सोचने से बेटा शायद और भी बहुत सारे लोगों का भला कर सकती है कंपनी। ठीक है, बट अगर सिर्फ इनके बारे में सोचा जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी सिर्फ इन्हीं के बारे में सोच पाएगी बेटा, फिर वो सोसाइटी का यानी कि और जो लोगों का भला कर सकते थे बेटा उनका भला नहीं कर पाएगी। तो फेयल की प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा बेसिकली वो कहता है भैया इस ऑब्लिगेशन को आप बाद में फुलफिल कीजिए। आप इस फंड्स का यूटिलाइज करके बेटा पहले अपने लॉस को सही करिए। यानी कि अपनी कंपनी को इस लायक बनाइए कि वो लॉस को क्या कर ले बेटा, कंपनसेट कर ले। ठीक है, और एक ऐसी स्थिति में आ जाए कि वो और ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट कर सके और ज्यादा लोगों को पगार वगैरह दे सके। तो यानी कि पहले किसको बचाना है बेटा? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, ना कि कुछ इंडिविजुअल पर्सन के इंटरेस्ट को। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हम बेटा प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देंगे। पहले ऑर्गेनाइजेशन को बचाना जरूरी है, क्योंकि ये बचा रहेगा तो इकोनॉमी में और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। बट यही खत्म हो गया तो बेटा फिर एम्प्लॉयमेंट का खतरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, ये भले सर्वाइव कर सकते हैं बेटा कुछ टाइम तक, बट कंपनी का बंद होना तो फिर तो लाइफ टाइम तक सर्वाइव करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कुछ टाइम ही सर्वाइव कर लो। तो ये देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल the interest of the organization should be priority basis पे over the interest of one individual employee। वन बोलो या कुछ individual persons बोल लो बेटा, बात एक ही है। तो उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी मिलेगी बेटा, ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, ना कि किसी इंडिविजुअल ग्रुप को या किसी इंडिविजुअल पर्सन को। ठीक है, तो ये कहता है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुआ हो। इसको नोट करो बेटा फटाफट से।
ठीक है, इस एग्जाम्पल को भी बना लीजिएगा, ठीक है, नोट इट डाउन फास्ट। चलो हेडिंग डालो, इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के क्या इफेक्ट्स होंगे? अगेन वही दो सिचुएशन बेटा, पॉजिटिव इफेक्ट्स और वायलेटिंग इफेक्ट्स। ठीक है, विल डिस्कस द टू कॉन्सेप्ट्स, पॉजिटिव एंड वायलेटिंग इफेक्ट्स। तो कहता है जी सबसे पहले, ऑब्जर्विंग ह्यूमैनिटी, दूसरा एवरीबडी प्रॉफिट्स इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, तीसरा सिचुएशन कहता है कोऑर्डिनेशन among ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, वायलेटिंग इफेक्ट्स क्या कहते हैं? ह्यूमैनिटी इग्नोर्ड या वायलेटेड, वट एवर यू राइट, ठीक है, हिंड्रेंस इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो ये कुछ बेसिक सिचुएशंस है बेटा, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। पहला कहता है सर पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं, दूसरा वॉलेटिंग इफेक्ट्स। कहता ऑब्जर्विंग ह्यूमैनिटी, ऑब्वियसली बात है ना बेटा, यहाँ पर हम कंपनी को बचाने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि हम सोसाइटी का भला सोच रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का नहीं। तो यहाँ पर ह्यूमैनिटी है, बिल्कुल है। कहते हैं हर एवरीबडी का प्रॉफिट बेटा कंपनी के प्रॉफिट में ही है। कंपनी डेवलप होगी तो डेफिनेटली सबको ही बेनिफिट मिलेगा बेटा, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन बना रहेगा बेटा ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पर हम एक पर्सन का नहीं, सबका ही फायदा सोच रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन तो बनेगा ही। फिर कहते हैं अगर वायलेट कर दिया, अगर इसको फॉलो नहीं किया, तो सबसे पहले तो हम ह्यूमैनिटी के कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर कर रहे हैं बेटा, हम मानवता की नहीं सोच रहे, हम सिर्फ किसी कुछ इंडिविजुअल पर्सन के बारे में सोच रहे हैं बेटा। तो वहां पर ह्यूमैनिटी को क्या कर दिया बेटा, हमने इग्नोर कर दिया। इसकी वजह से बेटा क्या आप ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे सर, आप ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही नहीं सोच रहे हो। तो फिर ऑब्जेक्टिव कहाँ से अचीव होगा, ठीक है। और लास्ट में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप कुछ इंडिविजुअल्स के चक्कर में बेटा सबका नुकसान कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर किसी के बीच में भी कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा अंडर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो दिस इज इट, इफेक्ट्स ऑफ द दिस प्रिंसिपल, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया बेटा, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। तो ये हुआ बेटा हमारा। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, रेमुनरेशन टू एम्प्लॉइज। ठीक है, चलो जी लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, the employees should be paid fair या reasonable remuneration which should given them at least reasonable standard of living।
सुनिएगा जी ध्यान से, बिल्कुल कंसंट्रेशन से। इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और जब मैं एग्जाम्पल बताऊं कृपया करके सिर्फ एग्जाम्पल को सुनिएगा बेटा। डोंट ट्राई टू राइट एनीथिंग, ठीक है? लिख लेना, आपको बहुत समय मिलेगा लिखने का। एग्जाम्पल देखो, सर देयर इज अ पर्सन मिस्टर वाई, ठीक है? सर एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं। सॉरी, कंपनी है बेटा ए बी सी लिमिटेड, और ये जॉब कर रहे हैं बेटा इस कंपनी में इन द पोस्ट ऑफ मैनेजर। किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं बेटा ये? मैनेजर के पोस्ट पे। और हर पोस्ट की अपनी एक बेटा सिचुएशन होती है। अब सर मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए इनकी जॉब जो सिचुएशन है वो मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 8 तक है, 8 AM टू 8 PM, ठीक है? और कंपनी इन्हें सैलरी पे कर रही है, मान लीजिए कंपनी इन्हें सैलरी पे कर लीजिए, मान लीजिए 15,000 रुपीज। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक पर्सन है, राइट, जो बेसिकली किसकी पोस्ट पे है बेटा? मैनेजर की पोस्ट पे। और काम एटलीस्ट वो 12 घंटे तो कर ही रहा है, और उसको सैलरी कंपनी कितना दे रही है? क्या बेटा ये लॉजिकली बताओ कि फेयर प्राइस है? ये फेयर सैलरी है अकॉर्डिंग टू हिज पोस्ट? नहीं सर, दिस इज नॉट अ फेयर सैलरी। एक रीजनेबल सैलरी तो है ही नहीं। अगर पोस्ट देखें, काम देखें, तो उसके लिविंग और स्टैंडर्ड के हिसाब से तो है ही नहीं है। तो अल्टीमेटली सर आप उसको उसके काम के हिसाब से सैलरी पे करोगे। मान लो इसके काम के हिसाब से बेटा इसकी सैलरी बनती है 80,000 रुपए। तो फेयल कहते हैं रेमुनरेशन टू एम्प्लॉय। भैया जिस हिसाब से आप पर्सन से काम करवा रहे हैं उस हिसाब का उसको रेमुनरेशन मिलना चाहिए, ठीक है? रीजनेबल, फेयर, बिल्कुल फेयर। आप कम नहीं दोगे उसको, उसके काम के हिसाब के बराबर का ही आप उसको रेमुनरेशन पे करोगे, तभी तो उस पर्सन को मोटिवेशन मिलेगा काम करने का। भाई साहब 15,000 की सैलरी में 12 घंटे काम कर रहा हूँ, कौन करेगा? लॉजिकली सोचो, तो कहीं ना कहीं बिजनेस को नुकसान ही पहुंचेगा, प्रॉपर काम ही नहीं करेगा। तो इसलिए कहते हैं फेयर्स भैया रीजनेबल सैलरी पे करोगे, एक फेयर अमाउंट बेटा पे करोगे, ताकि सामने वाले पर्सन को भी फील हो यार चलो कुछ मिल तो रहा है, काम कर रहा हूँ नो डाउट, राइट, बट उसके बदले रीजनेबल प्राइस तो मिल रहा है। जी बिल्कुल, कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर या रीजनेबल रेमुनरेशन विच शुड बी गिवन देम एट लीस्ट रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बेटा, आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। इस एग्जाम्पल के साथ इस थ्योरी को फटाफट से नोट कीजिए। तो जी इसके पढ़ते हैं इफेक्ट्स, इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल, ठीक है जी? तो पहला इफेक्ट्स पॉजिटिव इफेक्ट्स, दूसरा आएगा जी हमारे पास वायलेटिंग इफेक्ट, ठीक है? पॉजिटिव इफेक्ट्स में लिखिएगा जी, कहते हैं जी इंक्रीज इन द एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन, satisfaction of employees, satisfaction of employees। दूसरा लिखिएगा डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन among द एम्प्लॉयज। एंड आई थिंक ये सिंपल से कॉन्सेप्ट से बेटा आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है? वैसे मैं समझाऊंगा, फिलहाल पहले इसके वॉयलेटिंग इफेक्ट लिखिए। कहते हैं डिक्लाइन इन द एनकरेजमेंट
encouragement and satisfaction of the employees. एंड सेकंड सिचुएशन है बेटा हमारे पास encouragement of dishonesty. देखो जी, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा सर। अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब अपने एम्प्लॉयज को बेटा रीजनेबल या फेयर सैलरी रेमुनरेशन पे कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो सर अगर आप रीजनेबल अमाउंट पे कर रहे हैं तो सामने वाला जो पर्सन है, जो एम्प्लॉय है आपका, क्या वो उस पर्टिकुलर चीज से एनकरेज होगा? क्या उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा? हाँ जी सर। तो क्या ये बेनिफिट है? अगर कोई पर्सन ज्यादा सेटिस्फाइड होता है, वो बेटर तरीके से काम करता है बेटा, वो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर एक स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन क्या होगी बेटा, उसके अंदर डेवलप होगी। काम करने को लेकर बेटा और डेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। तो ये दो पॉजिटिव इफेक्ट्स हो गए। इसी का रिवर्सल पॉइंट देखा जाए तो सर उनका जो एनकरेजमेंट होगा वो डिक्लाइन हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन भी कम रहेंगे, काम में कमी आ जाएगी, प्रॉब्लम होगी। और एनकरेज करेगा बेटा ये किसको? डिसऑनेस्टी को, बेईमानी को बढ़ाएगा बेटा। ऑब्वियस सी बात है ना, काम चोरी करेगा। हाँ, माइट भी हो सकता है कुछ कंपनी से कुछ चुरा भी ले, कुछ भी हो सकता है ना, आपसे डिसऑनेस्ट रहेगा क्योंकि आप उसे उसके हिसाब से काम ही नहीं करवा रहे हो। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ पॉजिटिव एंड वायलेटिंग इफेक्ट्स ऑफ द रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ 7 प्रिंसिपल। आई होप सो आपको समझ में आया हो। प्लीज नोट इट डाउन फास्ट, इसको नोट कर लीजिए बेटा। अगला पॉइंट है बेटा हमारे पास पॉइंट नंबर 8, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है ना, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन? तो लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मीनिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे बेटा इस चैप्टर में, जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास ली है बेटा। ठीक है, देखिएगा, द सुपीरियर शुड adopt effective centralization instead of complete centralization and decentralization. अब सबसे पहले क्वेश्चन ये रेज होता है सर, वो तो ठीक है, बट ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है बेटा? कंपनी में ना डिसीजन मेकिंग सिचुएशन चलती है। क्या चलती है बेटा? डिसीजन मेकिंग सिचुएशन। एक छोटा सा फॉर्मल एग्जांपल बता रहा हूँ, हालांकि इसका मीनिंग आगे चल के आप पढ़ोगे काफी डिटेल में। तो सेंट्रलाइजेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, सुनना बिल्कुल ध्यान से सर, अगर किसी कंपनी में डिसीजन मेकिंग हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग सर, एग्जांपल सुनना ध्यान से। तो डिसीजन मेकिंग का ना एक प्रोसेस होता है, निर्णय ले रहे हैं बेटा, उसका क्या होता है? प्रोसेस होता है, एक मैनर होता है, एक तरीका होता है। तो उसी तरीके को बेटा हम सेंट्रलाइजेशन, ये मैं एक बिल्कुल जनरल फॉर्म में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाता है। बेसिकली अगर मैं बोलूंगा डिसीजन लेने का सिचुएशन डिसेंट्रलाइजेशन है, तो यहाँ पर बेटा डिसीजन में इन्वॉल्व कराया जाएगा बेटा जूनियर्स को भी, यानी कि सबॉर्डिनेट्स को बेटा डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाएगा जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा। बट सेंट्रलाइजेशन कहता है नो इन्वॉल्वमेंट, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट्स, यानी कि सबॉर्डिनेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। तो यानी कि सर ये तो पूरी तरह से सिचुएशन हो गया, डिसेंट्रलाइज में इन्वॉल्वमेंट होगा, सेंट्रलाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अब बट फेयल कहते हैं ना तो आपको सेंट्रलाइजेशन पूरी तरह से इफेक्टिवली अपॉइंट करनी है और ना ही डिसेंट्रलाइजेशन को। फेयल कहते हैं आपके पास जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा? इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। अब क्वेश्चन आता है सर इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? बट पहले उससे पहले मुझे बताइए, क्या सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग आपको क्लियर है बेटा? तो देखो ध्यान से, बिल्कुल कंसंट्रेशन से। कहते हैं सर किसी बिजनेस में, बिल्कुल ध्यान सुना, इफेक्टिव का मतलब क्या है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ।
इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन बेसिकली होगा क्या? अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं बेटा, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन बेसिकली होगा क्या, तो कहते हैं सर एक बिजनेस है, उसको दो कैटेगरी में आप डिवाइड कीजिए। पहला कैटेगरी रखिए बेटा, इंपॉर्टेंट डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन, बेटा लिखना मत, पहले सुनो इधर। इंपॉर्टेंट डिसीजन बेस्ड, डिसीजन, सॉरी, इसको लिखना बेस्ड, बेस्ड ऑन पेपर वर्क। दूसरा, इंपॉर्टेंट डिसीजन बेस्ड ऑन एक्टिविटीज। बेटा जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है ना, वो डेली बेसिस पे एक्टिविटी नहीं कर रहा है। डेली बेसिस पे एक्टिविटी कौन कर रहे हैं? हमारे वर्कर। तो क्वेश्चन आता है सर, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, जो किस पर बेस्ड है बेटा? पेपर वर्क, वो हैंड ओवर कर दिए जाए, हैंड ओवर टू सुपीरियर, क्योंकि पेपर वर्क वो ज्यादा बेटर कर सकते हैं बेटा। बट जो डेली बेसिस पे एक्टिविटी हो रही है भाई साहब, उससे रिलेटेड डिसीजन बेटा हैंड ओवर हो जाना चाहिए किसको? हैंड ओवर टू सुबॉर्डिनेट्स। वो किसको हैंड ओवर होंगे बेटा? सुबॉर्डिनेट्स, यानी कि एम्प्लॉयज को दे दिए जाना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा बेटर तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बेटा, दिस इज द इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, जहां पर ना तो हमने पूरी तरह से इसको अडॉप्ट किया, ना तो पूरी तरह से हमने इसको अडॉप्ट किया। जो इंपॉर्टेंट और पेपर वाले वर्क थे बेटा, वो हमने बेसिकली किसको दे दिए? सुपीरियर्स को। ठीक है, और जो एक्टिविटी बेस्ड पे पॉइंट है बेटा, डेली बेसिस पे एक्टिविटी हो रही है, वहां कहाँ सुपीरियर डेली बेसिस पे इन्वॉल्वमेंट करेंगे बेटा? वो सबॉर्डिनेट्स को प्रोवाइड कर दिए। अब डिसीजन बेटा यहाँ पर ज्यादा इफेक्टिव तरीके से ले लिया जाएगा। तो हेनरी फेल्स कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीट नहीं होना चाहिए, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। एंड आई होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। ठीक है बेटा, अब इसको नोट कर लीजिए फटाफट से आप, जल्दी से। यानी कि सर, इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल। ठीक है जी, अब इस प्रिंसिपल के क्या इफेक्ट्स है बेटा, उसे भी देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट होगा सर पॉजिटिव इफेक्ट्स, और बच्चे दूसरा पॉइंट हमारे पास होगा वायलेटिंग इफेक्ट्स। और सभी बच्चे मेरे पास जरा इस चैप्टर के नोट्स भेजेंगे, कैसे बना रहे हो आप नोट्स? लिख भी रहे हो? पता चल रहा है लिख ही नहीं रहे हो। तो सभी बच्चे के पास क्लास खत्म होने के बाद आप मुझे नोट्स भेजोगे बेटा। आप कहीं से भी क्लास ले रहे हो बेटा, यूट्यूब से कहीं से भी, आप सारे नोट्स मुझे भेजेंगे। डिक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर। दूसरा पॉइंट कहता है जी, बेटर एंड क्विक डिसीजन। खाली इस वाले चैप्टर का बेटा, चैप्टर नंबर 3 का, सॉरी चैप्टर नंबर 2 का। इंक्रीज इन द एनकरेजमेंट, encouragement to the subordinates। ये हो गया जी फीचर, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट्स। अब आते हैं वायलेटिंग इफेक्ट्स। अननेसेसरी, अननेसेसरी इंक्रीज इन द वर्कलोड, इन द वर्कलोड ऑफ द सुपीरियर इन केस ऑफ, एक सेकंड बेटा, सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। ठीक है, तो इन केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन,
यानी कि जो कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन चलेगा वो, और इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा डिसएडवांटेज का पहला पॉइंट, ओ वायलेटिंग इफेक्ट का। दूसरा आता है डिलेड एंड रॉन्ग डिसीजंस। इट कुड बी पॉसिबल बेटा। और लास्ट पॉइंट है हमारा बेटा डिक्रीज इन द encouragement of the subordinates in case of complete centralization। देखो जी, कुछ इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं बेटा और वॉलेटिंग इफेक्ट्स। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट्स कहते हैं भाई साहब, डिक्रीज हो जाएगा वर्कलोड सुपीरियर के ऊपर। ऑब्वियस ये बात है ना बेटा, आपने यहाँ पर जो डेली बेसिस पे एक्टिविटी हो रहे हैं वो आपने किसको शिफ्ट कर दिया बेटा, सबॉर्डिनेट्स को। तो आपके ऊपर से वर्कलोड क्या हो गया बेटा, कम हो गया। अब यहाँ पर डिसीजन बेटा बेटर तरीके ले सकते हो और क्विक डिसीजन बेटा यहाँ पर होंगे, क्योंकि आपके पास वर्कलोड कम हो गया है। और ये कहीं ना कहीं हमारे सबॉर्डिनेट्स को भी क्या करेगा बेटा, एनकरेज करेगा, उन्हें भी फील होगा दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कंपनी, दे कैन ऑल्सो टेक द डिसीजन। ठीक है ना। वॉलेटिंग इफेक्ट में ऑब्वियस बात है अननेसेसरी वर्कलोड बात में भाई साहब, डेली बेसिस का जो एक्टिविटी हो रही है मुझे क्या पता, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डेली बेसिस पे कंपनी में क्या काम हो रहा है मुझे क्या पता, तो मैं फालतू में अपना वर्कलोड बढ़ा लूंगा बेटा जी, अगर सेंट्रलाइजेशन है तो। डिसेंट्रलाइजेशन बेटा हमने पेपर वर्क में बेटा सबॉर्डिनेट्स को भी इन्वॉल्व कर दिया, उनका भी फालतू का वर्कलोड क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। ठीक है। फिर कहते हैं डिलेड एंड रॉन्ग डिसीजन के चांसेस हैं, बिल्कुल सर, डिले तो होता ही है। और अगर हमारा कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हुआ तो सबॉर्डिनेट बेटा इससे क्या हो जाएंगे, एनकरेजमेंट उनका क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज सम पॉजिटिव इफेक्ट्स, तो दिस इज सम वायलेटिंग इफेक्ट इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। आई होप सो बेटा आपको ये समझ में आया हो। अब सुनिएगा ध्यान से, आज की क्लास बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हमारे बेसिकली आज हमने 8 प्रिंसिपल कंप्लीट कर लिए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा जहां पर हम कंप्लीट 14 प्रिंसिपल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा, बाय बाय, टेक केयर।